कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम रिवीजन कर रहे हैं फटाफट बेस्ड ऑन द पास्ट एग्जाम ट्रेंड, जो कि बेस्ड है लास्ट 10 अटेम्प्ट्स पे। एंड सेकेंड इज एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, जो May 25 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, हम वो देख रहे हैं। इसके बेसिस पे हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। आज हम रिवीजन करने वाले हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स, मतलब के चैप्टर 10 का। इसमें से 4 से 6 मार्क्स आने के चांसेस हैं, विच इज मोर देन इनफ। तो सबसे पहले हम एनालिसिस में देखते हैं क्या क्या आ चुका है और क्या क्या आ सकता है। देखिए, सेक्शन 139 आ चुका है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। 139 का क्लॉज 2 भी आ चुका है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये आप ऑडिट में भी पढ़ते हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, रेम्युनरेशन और रिमूवल, पेनल्टीज फॉर ऑडिटर्स। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू आ चुका है, कितनी बार आ चुका है वो भी लिखा है, और कितने मार्क्स का आ चुका है वो भी लिखा है, कौन से अटेम्प्ट्स में आया है वो भी लिखा है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इस बार के लिए क्या है, अगेन अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है, इसलिए देर आर चांसेस कि 3 से 4 मार्क्स में फिर से इसे पूछ लिया जाए। उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेंट, ऑडिटर के रिपोर्ट के क्या कंटेंट होते हैं। देखो, ये कोर एरिया है और इसको चेक किया गया है, टेस्ट किया गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। 2 से 3 मार्क्स में ये भी आ सकता है। फ्रॉड को रिपोर्ट करना, रीसेंट एम्फेसिस इन एग्जाम्स बहुत दिया गया है। रेम्युनरेशन एंड रिमूवल, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। पेनल्टी ऑडिटर्स की जनरली एमसीक्यू में हमको ये देखने को मिलता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसके बाद ऑडिटर जो है, ये भी ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि ऑडिटर जनरल मीटिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं फटाफट से हमारा ये रिवीजन। तो देखो, सबसे पहले ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ओके, सबसे पहले सेक्शन 139 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट ऑडिटर है, अच्छा मैम ये सेक्शन याद करना पड़ेगा क्या, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6? कोई जरूरत नहीं है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने लिखना है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इतना भी लिखा तो भी आपके लिए इनफ होगा। अगर आपने इतना भी लिखा तो भी इनफ होगा। रीजन बीइंग कि देखो, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आपको सेक्शन के नंबर्स याद होंगे। ओके, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर फर्स्ट डायरेक्टर होता है तो उसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है फर्स्ट डायरेक्टर कौन? बोर्ड, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट की कंपनी के लिए अलग बताया गया है। तो बोर्ड जो है फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट डायरेक्टर है तो कंपनी रजिस्ट्रेड हुई, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो है उसको अपॉइंट कर लेगा, और ये होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहले एजीएम। उसके बाद दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ईजीएम में विद इन 90 डेज। ठीक है, मतलब कि क्या बोला, फर्स्ट ऑडिटर में हमने क्या बोला, पहला ऑडिटर पहले बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ वहां से 30 दिन में। अगर 30 दिन में जो है नहीं कर पाया बोर्ड, तो विद इन 90 डेज जो है ईजीएम में मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का, देखो सीएजी जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है सीएजी, ये अपॉइंट करेगा फर्स्ट डायरेक्टर विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 30 दिन, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 60 डेज। अगर सीएजी फेल हो जाता है तो बोर्ड को 60 दिन मिलेंगे कि वो अपॉइंट कर ले। अगर बोर्ड भी फेल हो जाती है तो जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट कर देंगे विद इन 60 डेज। मतलब कि यहाँ की अगर मैं आपको टाइमलाइन बनाऊं तो देखो, अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी था, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी था तो क्या हुआ, बोर्ड ने 30 दिन में करा, अगर बोर्ड नहीं कर पाई तो मेंबर्स कर देंगे 90 डेज में। अब वहीं अगर गवर्नमेंट कंपनी हुआ, देखो ये हमारा है, इसको थोड़ा सा घुसका देते हैं उधर। ओके, उसके बाद
यहाँ पे CAG भी लिख देते हैं। देखो नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा, CAG को 60 दिन क्यों मिले, बहुत आलसी, सरकारी लोग बहुत आलसी होते हैं इसलिए इसको 60 दिन दे दिए। अगर नहीं कर पाए तो 30 दिन किसको दे दिए, अपने बोर्ड को यहाँ पर। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो 60 दिन किसको दे दिए, अपने मेंबर्स को। तो इस तरीके का फर्स्ट ऑडिटर जो है हमारा अपॉइंट हो जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं, आप 30 और 90 याद रखो, मतलब जिसकी प्राइमरी याद रखना है कि बोर्ड को तो 60 डेज ही मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड हमारा प्राइवेट इंसान है, इसको 60 डेज ही मिलेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको, उसमें गवर्नमेंट का काम है, CAG का काम है, तो बोर्ड से थोड़ा ज्यादा आलसी है, थोड़ा ज्यादा आलसी है, तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ा के 60 कर दो। अब आखिरी में जब किसी से कुछ नहीं हो रहा तो मेंबर बोलेंगे सब जाओ मैं ही कर लेता हूँ। तो मेंबर क्या बोलेंगे, देखो मेंबर को जनरली 90 दिन मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 डेज, ठीक है। 90 को उल्टा कर दो 60, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इस चार्ट को याद कर दिया फर्स्ट ऑडिटर की कि भाई बोर्ड करेगा 30 दिन में, नहीं तो मेंबर करेगा 90 दिन में। ये हो गया हमारा नॉन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी देखो बोर्ड को तो 30 दिन ही है, दिमाग में याद रखना है, बोर्ड को तो 30 दिन ही मिले, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है तो CAG भी आएगा। CAG बोर्ड से थोड़ा आलसी तो थोड़ा ज्यादा टाइम, मतलब डबल टाइम, तो 30 का डबल दे दिया इसको, कितना दे दिया, 60 दे दिया, ठीक है। अब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कितने थे मेंबर्स को, 90 डेज, 90 का उल्टा करो, 90 को उल्टा करेंगे तो 6 होता है, 60 डेज, ठीक है, ओके। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन AGM, मैंने आपको क्या बोला, ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। अब फर्स्ट AGM का कंक्लूजन हो गया तो अब क्या होगा, एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी शैल अपॉइंट एन ऑडिटर इन फर्स्ट AGM ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन। अब कब तक होल्ड करेगा, होल्ड ऑफिस, यहाँ पे ये रह गया है, होल्ड दी ऑफिस, क्या करेगा, ये होल्ड करेगा ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ AGM। मतलब कि कितनी हो गई, 5 टर्म्स हो गई, 5 AGM, मतलब जो एक टर्म है वो खत्म हुआ यहां से लेके और 6 तक करेंगे, ठीक है, होल्ड करेंगे, ओके। देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट शेल बी रेक्टिफाइड एवरी 6th AGM, ओके। अपॉइंटमेंट बाय CAG, अब अपॉइंटमेंट बाय CAG गवर्नमेंट कंपनी। अब जब गवर्नमेंट कंपनी कैसे अपॉइंट करेगा, देखो फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर CAG शेल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 180 डेज ऑफ द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो क्या बोला, पहला जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट AGM से टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, फर्स्ट AGM खत्म हुई तो बोला यार वहां फर्स्ट AGM के कंक्लूजन से 6th AGM के कंक्लूजन तक होल्ड करेगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो हर साल आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर रिस्पेक्टिव ईयर के लिए, तो 1 अप्रैल से लेकर 180 दिन में आपको जो है दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कंक्लूजन ऑफ AGM तक जो है होल्ड करेगा ऑफिस। टेन्योर और रोटेशन, देखो टेन्योर रोटेशन किस पे अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। अनलिस्टेड कंपनी विद पेड अप कैपिटल जो है वो मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी है तो पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। अच्छा, प्राइवेट कंपनी पे 50 करोड़ पे और पब्लिक पे 10 करोड़ पे, ऐसा क्यों, पब्लिक का पैसा है इसीलिए 10 करोड़ भी बहुत ज्यादा, ठीक है। कंपनी विद पब्लिक बोरोइंग जिसकी बोरोइंग जो है वो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ हो, मतलब के देखो एक तो लिस्टेड कंपनी, दूसरा अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, अगर कंपनी विद पब्लिक बोरोइंग है तो उसका भी मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, ओके। उसके बाद शेल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, ये लोग अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं करेंगे इंडिविजुअल ऑडिटर को फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब मेरी प्रैक्टिस है, मैं इंडिविजुअल ऑडिटर हूं तो मेरे को 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हैं ऑडिट फर्म को मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मतलब क्या, अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो क्या करेंगे, सिर्फ 5 साल का कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लेकिन अगर फर्म है तो उसको 2 टर्म देंगे 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की, और बीच में कूलिंग पीरियड होना चाहिए 5 ईयर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, क्या बोलते हैं, if outgoing auditor belongs to firm, another firm with the same partner or network shall not be eligible for appointment in the same company for 5 years। मैम इसका मतलब क्या है, बहुत आसान मतलब है, मैंने क्या बोला,
अगर एक सिंगल ऑडिटर है तो क्या बोला, एक टर्म कितने साल की, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की। लेकिन अगर फर्म है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो इनको बोला 2 टर्म्स रख लो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की, ठीक है, ओके। अब कूलिंग पीरियड 5 साल का रखना है, मतलब 5 साल खत्म हुए तो उसके बाद 5 साल का और कूलिंग पीरियड रखो, फिर उसको दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखो, ऐसा हुआ कि किसी XYZ कंपनी में ये ऑडिटर था, इसके 5 साल खत्म हो गए, और उसके बाद अब यहाँ पे जो है कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, लग रही है ना कंपनी। अब ये कंपनी ने क्या बोला, इसके जो है 5 साल खत्म हुए तो कंपनी से बाहर चला गया कौन, ये। कंपनी ने इनको अपॉइंट कर लिया एज अ ऑडिटर, लेकिन ये जो है यहाँ पे इनका मेंबर है, मतलब कि एक इंडिविजुअल ने जो है यहाँ पर अपॉइंट होके 5 साल तक ऑडिट कर लिया है। अब वही मेंबर इस फर्म का मेंबर है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो सीए होता है, मेंबर सीए होता है, वही साइन करेगा। अरे इसको तो 5 साल ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे तो लोग फ्रॉड करेंगे। तो इनको बोला कि भाई अगर तुम इसके मेंबर हो तो अब ये फर्म भी जो है, ये लोग भी जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ओके, समझ आया इतना? जी मैम, बिल्कुल समझ आया। चलो, उसके बाद इफ कंपनी हैज जॉइंट ऑडिटर्स इट मे इंश्योर दैट ऑल ऑडिटर्स डू नॉट रिटायर इन द सेम ईयर। अगर जॉइंट ऑडिटर्स हैं तो सारे ऑडिटर सेम ईयर में रिटायर नहीं होने चाहिए, इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट एंड सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, ऑडिटर जो है शेल गिव रिटन कंसेंट, सर्टिफिकेट की वो एलिजिबल है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करता। क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, सेक्शन 143 में देखेंगे। डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, मतलब कि किसी भी ऑडिटर को यार चोर उचक्का तो नहीं होना चाहिए ना। रिटर्न कंसेंट की, हाँ भाई मैं अपनी मर्जी से इनका काम करना चाहता हूँ, दूसरा चोर उचक्का नहीं हो, इसलिए डिटेल देना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कोई पेंडिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं चल रहा है। और सर्टिफिकेट देंगे स्टेटिंग एलिजिबल, कि भाई मैं एलिजिबल हूँ अपॉइंटमेंट के लिए और कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। कंपनी शेल फाइल ADT1 विद इन 15 days ऑफ AGM इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। अब आई फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। एक दिन ऑडिटर नींद से उठा और ऑडिटर ने बोला, समझो रिलायंस फ्रेश का ऑडिटर एक दिन नींद से उठा और उसने बोला कि यार आज जो है मुकेश अंबानी को थोड़ा टेंशन देते हैं, आज समीर आदमी की ना 12 बजा देंगे, एक काम करो रिजाइन कर देता हूँ आज, अब मैं ऑडिटर नहीं हूँ। तो ये कैजुअल वैकेंसी, कैजुअली उसने रिजाइन कर दिया, वैकेंसी आ गई। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी, बोर्ड शेल फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days। जो बोर्ड होगा, ऐसे टेबल पे बोर्ड बैठा रहेगा, वो डिस्कस करेंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर नया ऑडिटर लेके आओ। इफ वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, अच्छा कैजुअल वैकेंसी हो गई मतलब किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंस हो गया, अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो अपॉइंटमेंट शेल बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग विद इन 3 months। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो, एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर कैजुअल वैकेंसी हुई, ठीक है, अगर क्या हुआ कैजुअल वैकेंसी हुई तो बोर्ड 30 दिन में मुकेश अंबानी की मीटिंग बुलाएंगे, 30 दिन में कर लेंगे। लेकिन अगर रेजिग्नेशन दिया तो, अच्छा रेजिग्नेशन के लिए मैम यहाँ पे जनरल मीटिंग क्यों रख रहे हैं? देखो, अब लॉ को थोड़ा लॉजिकली समझो, कुछ भी ऐसे नींद में नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी ऑडिटर ने बीच में रेजिग्नेशन दिया है, जैसे कि बायजूस के ऑडिटर्स ने बीच में रेजिग्नेशन दे दिया था। अब एक बात बताओ, किसी गड़बड़ की वजह से दिया था उन्होंने, उनको ढंग से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे डॉक्यूमेंट्स, उनको पता चल गया था कुछ तो लफड़ा हो रहा है यहाँ पे बायजूस में, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रही है पब्लिक को वो ट्रू नहीं है, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। अब बताओ, बोर्ड जो है उस मैटर को दबाने की कोशिश करेगी, बोर्ड ने बोला है रेजिग्नेशन दे दिया, हटाओ दूसरा रख लो। मेंबर्स को पता होना चाहिए कि भाई रेजिग्नेशन के थ्रू गया है, जो भी ऑडिटर गया है, मतलब कुछ लफड़ा होगा, इसीलिए बोला कि अगर रेजिग्नेशन दिया है तो मेंबर्स अप्रूव करेंगे विद इन 3 months। ओके, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वहां आएगा CAG, शेल फाइल विद इन 30 days, नहीं तो बोर्ड नेक्स्ट 30 days में करेगी। ओके, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट। देखो, रिटायरिंग ऑडिटर शेल बी रीअपॉइंटेड ऑटोमेटिकली। अब जो डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको रीअपॉइंट कर देंगे अगर उसने लिख के ये नोटिस नहीं दिया कि मुझे तुम्हारा काम नहीं करना, पहली चीज। दूसरा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो गया, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है आगे देखेंगे अपन। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि भाई इसको जो है अपॉइंट मत करो, मतलब किसी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये नहीं बोला कि इनको अपॉइंट मत करो, उन्होंने खुद ही ये नहीं बोला कि मेरे को अपॉइंट नहीं होना। और तीसरा, वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे,
रीअपॉइंट हो जाएंगे। अब अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग वन, जो रिटायर हो रहा है उसके अलावा कोई ऑडिटर आपको लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी शेल सेंड कॉपी ऑफ सच नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर, रिटायरिंग ऑडिटर को जो है नोटिस जाएगा और रिटायरिंग ऑडिटर को राइट होगा कि वो मेंबर्स के सामने अपनी बात रख सके, ठीक है। ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी ऑल ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी शेल बी बेस्ड ऑन ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन। अगर ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है कंपनी में तो क्या होगा, उनके रिकमेंडेशन भी अपॉइंटमेंट होगी। कंपनी एग्जिस्टिंग, अगर कोई कंपनीज एक्ट के पहले कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी तो शेल कंप्लाई विद सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 विद इन फर्स्ट एजीएम हेल्ड आफ्टर 3 years ऑफ द एजीएम। ऑडिट कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट किसको है, यहाँ पर नोट्स में ऐड नहीं हुआ है, जब मैं इसको शेयर करूंगी टेलीग्राम पे तो ऐड करके देखेंगे। ओके, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए, सिर्फ सीए जिसके पास सीओपी है, जो सीए जॉब कर रहे हैं वो एलिजिबल है क्या, नहीं है, सिर्फ वो सीए एलिजिबल हैं जो कि प्रैक्टिस में है। उसके बाद फर्म्स ऑफ सीए can be appointed but only the CA partner shall act and sign on behalf of the firm। फर्म है ऑडिटर्स की तो जो सीए है वही जो है साइन कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑडिट, कितने ऑडिट की लिमिट है, देखो अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ ही ऑलरेडी होल्ड और डायरेक्टर ऑफ ऑडिटर ऑफ 20 और मोर कंपनी अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़, मतलब 20 की लिमिट है। 20 से ज्यादा अगर कंपनीज हैं, अच्छा इसमें अदर देन ओपीसी यार 1% कंपनी, उसको कुछ भी बहुत छोटी कंपनी तो उसको काउंट नहीं करेंगे, स्मॉल कंपनी नाम से ही पता है स्मॉल है, गवर्नमेंट कंपनी उसमें तो कुछ काम ही नहीं होता, मुर्दा कंपनी। दूसरा प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। ये जो 20 कंपनी की लिमिट है वो इंडिविजुअल है, नॉट फर्म वाइज, ठीक है। देखो एक्सक्लूड स्मॉल कंपनी ओपीसी डोरमेंट एंड सम प्राइवेट कंपनी, सम प्राइवेट कंपनी कौन सी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो लेस देन 100 करोड़ है। यहाँ पे बोला इंडिविजुअल की लिमिट है, मतलब के अगेन ये आ गया हमारा चंदू, सीए चंदू, ये 20 लिमिट्स है इसके पास ऑडिट की, ठीक है। अब ये आ गया फर्म, ये पूरी फर्म है, चंदू नंदू सब आ गए इधर। अब क्या इन सबकी मिला के 20 होगी क्या, नो ऐसा नहीं होगा, ये लिमिट इंडिविजुअल की है, मतलब के इसके भी 20, इसके भी 20 और इसकी भी 20, टोटल कितनी 60 की लिमिट है इस फॉर्म की। मतलब ये लिमिट हम कैसे देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे, इंडिविजुअली, ओके। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 143, अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल इफ ही इज नॉट सीए, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है करंट, पर्सन हु इज पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी इज ऑफिसर और एम्प्लॉय, अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर होल्ड सिक्योरिटीज और शेयर्स इन द कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। देखो पहला क्या बोला, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए क्या बोलता है, सीए नहीं है, ऑडिटर नहीं है, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय तो बायसनेस आएगी तो वो भी नहीं, अगर वो पार्टनर या एम्प्लॉय है, किसका, ऑफिसर या एम्प्लॉय जो है कंपनी का, मतलब के ये कंपनी है, इसका ये ऑफिसर है और इसका पार्टनर जो है वो ऑडिटर बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये इसको इन्फ्लुएंस करके गलत रिपोर्ट बनवा सकता है, इसलिए इसको बोला कि नहीं 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 तुम ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर, भाई वो पर्सन जिसका रिलेटिव या फिर पार्टनर होल्ड करता है शेयर और सिक्योरिटी उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या फिर एसोसिएट में। यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है, रिलेटिव कैन होल्ड अप टू 1 लाख की फेस वैल्यू, 1 लाख की फेस वैल्यू तक का होल्ड कर सकते हैं। इफ क्रॉस्ड ब्रिंग इट बैक विद इन 60 डेज, अगर 1 लाख से ज्यादा, मतलब के चंदू को अपॉइंट करा, पता चला मेरे जो फूफा जी हैं, मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर तो मेरी रिलेटिव है, मेरी बहन 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू के शेयर होल्ड करती है, तो उसको 60 दिन का टाइम मिलेगा कि अपनी बहन को बोल बेचे,
तभी हम तुझे ऑडिटर बनाएंगे। अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू अ कंपनी और इट्स सब्सिडरी फॉर मोर देन 5 लाख, 5 लाख के से ज्यादा का डेट ले रखा है उसने, पार्टनर ने, उसके रिलेटिव ने। अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एनी थर्ड पर्सन। मैं ऑडिटर बनना चाहती हूँ, मेरी बहन ने या फिर मेरे सीए फर्म की पार्टनर ने क्या करा, किसी थर्ड पर्सन को गारंटी दे रखी है इस कंपनी के बिहाफ पे, तो नहीं बन सकते। अगर 1 लाख से ज्यादा कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी में इंडेटेड है तो भी नहीं बन सकते। क्लॉज ये बात करता है अ पर्सन हु इज ऑलरेडी ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। अभी तो पढ़ा ऑडिट की लिमिट क्या है, 20 पर पर्सन इंडिविजुअल, 20 से ज्यादा नहीं बन सकते। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड कांट बी ऑडिटर फॉर 10 ईयर्स। अगर फ्रॉड करा, पकड़ाए गए, 10 साल तक ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद बिजनेस रिलेशनशिप, इफ पर्सन और हिज रिलेटिव पार्टनर हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, मेरे को ऑडिट मिला और मेरा जो भाई है उस कंपनी के साथ बिजनेस की रिलेशनशिप है, उनको माल प्रोवाइड करता है, माल सप्लाई करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं बायस हो जाऊंगी कि यार मेरे भाई से ये लोग माल खरीद रहे हैं, कंपनी मेरे को बोलेगी आपके भाई से माल खरीदना बंद कर देंगे, चुपचाप जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, बायस हो जाऊंगी, इससे बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं होने चाहिए। और नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विस, अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन हुज subsidiary associate entitled entity is engaged in consultancy or prohibited services. If auditor is disqualified, then network firm or partner should also be disqualified. Network firm मतलब जिस फर्म से ये इंसान जुड़ा हुआ है, चंदू जिस फर्म से जुड़ा हुआ है, वो सारी फर्म जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद पावर्स और ड्यूटीज क्या है ऑडिटर की, ओके। वाइल परफॉर्मिंग ऑडिटर, ऑडिटर एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। हमने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि वाउचर्स को भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मानते हैं। मतलब जब आप सीए आर्टिकलशिप में जाओगे आपको पता चलेगा, जब ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले वाउचिंग से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वाउचिंग की जाती है। आपने ऑडिट में वाउचिंग का चैप्टर भी पढ़ा होगा। सबसे पहले वाउचिंग की जाती है, ऑडिट का प्राइमरी स्टेप ऑडिट प्लान के बाद वही होता है कि आपको वाउचिंग करनी है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जाते हैं, तो वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। भाई यहाँ पे एक्सेस तो दोगे ना, ऑडिटर को एक्सेस ही नहीं दिया तो कैसे चलेगा। किसका, कंपनी का और ब्रांच का, वेदर कैप्टेड आरओ और एल्सवेयर, कंपनी का भी कर सकता है, कंपनी की ब्रांच का भी कर सकता है, भले आरओ पे, आरओ क्या, कंपनी का घर, भले वहां पे रखा हो, कहीं और भी रखा हो तो वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड ही में इंक्वायर द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्वायर कर सकता है, क्लॉज क्या बोलता है, लोन और एडवांस बेस्ड ऑन प्रॉपर सिक्योरिटी और टर्म्स, ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी और प्रीजुडिशियल ऑफ कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में ही उन्होंने ट्रांजेक्शन करे हैं कि नहीं। सी सेल ऑफ असेट एक्सेप्ट इन नॉर्मल कोर्स आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड, कोई असेट सेल करिए तो प्रॉपर्ली अकाउंट करिए कि नहीं। उसके बाद लोन और एडवांस टू डायरेक्टर्स आर शोन एज पर सेक्शन 185, आपने जितना भी लोन एडवांस डायरेक्टर को दिया है वो इसके अकॉर्डिंग शो हो रहा है कि नहीं। कोई पर्सनल एक्सपेंस तो चार्ज नहीं कर दिए रेवेन्यू से। और कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड फॉर शेयर्स इशूड, अगर आपने शेयर इशू किया तो आपको सच में कैश मिला कि नहीं, ठीक है। ऑडिटर शेल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एजीएम, कि भाई जो अब ऑडिटर क्या क्या बताएगा, देखो एजीएम में ऑडिटर क्या क्या बताएगा। ऑडिटर बोलेगा कि पहले तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, पहली चीज, ओके। दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और फाइनेंशियल और रिपोर्ट इंक्लूड करती है सारे रीजन फॉर एडवर्स रिमार्क और क्वालिफिकेशन, मतलब के क्या बोला, ट्रू और फेयर व्यू देती है, एएस अप्लाई हो रहे हैं, और ये भी बोल दिया कि अगर मैंने कहीं पे एडवर्स कमेंट दिए ना तो क्यों दिए हैं उसका रीजन भी आपको जो है बताना पड़ेगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट, ऑडिटर का रिपोर्ट जो है वो ये भी स्टेट करेगा क्या, मैंडेटरी पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट की रिपोर्ट में कौन कौन से मैंडेटरी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। पहला तो ही ऑब्टेन ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, मतलब कि उस जो भी ऑडिट के लिए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन थी वो सब उसने ऑब्टेन करा। दूसरा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसने मेंटेन करा है। तीसरा, ब्रांच की ऑडिट रिसीव को भी, ऑडिट रिपोर्ट को भी रिसीव करा है और उसको भी कंसिडर, उसको छोड़ा नहीं है। बैलेंस शीट और P&L जो है वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उससे एग्री करते हैं, टेली करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस जो है वो अप्लाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंप्लाई कर रहा है एएस से। ऑब्जर्वेशन जो एडवर्स और क्वालिफाइड हैं तो हमने वो भी एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों है।
अगर कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जिसका एडवर्स रिमार्क दिया है तो वो भी क्यों दिया है वो भी बताया है। उसके बाद कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो वो भी बता दिया। कंपनी ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और ऑडिटर की ओपिनियन और उनकी एडिकेसी, मतलब कंपनी ने जो है इंटरनल कंट्रोल अच्छे से मेंटेन करे हैं कि नहीं वो भी बताएगा। देखो क्या होता है ना, ऑडिटर क्यों ऑडिट कर रहा है, किसी भी कंपनी का ऑडिट इसलिए किया जाता है सो दैट पब्लिक को जो है उसका ट्रू और फेयर व्यू मिले, तो वो ये सारी चीजें बताए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फोर्सिएबल लॉसेस है, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऑडिटर को ये भरोसा है कि भाई कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, तो अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा ज्यादा है तो डायरेक्ट मोदी जी के पास जाके बताएगा। जब से उसको पता चला वहां से 60 दिन के अंदर अंदर ADT4 फाइल करके मोदी जी को बताएगा। ठीक है, और कॉपी सेंड करेगा बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को विदिन 60 डेज, विदिन 30 डेज। और अगर 1 करोड़ से कम है तो मोदी जी 1 करोड़ से कम के मैटर पे बात नहीं करते। मोदी जी ने बोला भाई बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताओ, मेरे को मत बताओ, और मेंशन करो बोर्ड रिपोर्ट में कि भाई ये दिक्कत हो रही है। अगर ऑडिटर जो है रिपोर्ट करने में फेल हो गया, फ्रॉड रिपोर्ट करने में फेल हो गया, तो उसको भी 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा। अब देखो ब्रांच ऑडिटर जो है, अब मेन ऑडिटर होता है और अलग अलग ब्रांच के अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं। ये हमारी मेन कंपनी, अब जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं यहाँ पे हमारा मेन ऑडिटर बैठा है और इनका ऑडिटर अलग अलग है। तो ये सारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है इनको भेजेंगे, क्या करेंगे, सारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है इनको भेज दी जाएगी। ब्रांच ऑडिटर शेल प्रिपेयर रिपोर्ट एंड सेंड इट टू कंपनी के मेन कंपनी के ऑडिटर को। ऑडिटर शेल इनकॉर्पोरेट इन इट्स ऑडिट रिपोर्ट, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन सब की रिपोर्ट को क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद CAG shall direct the auditor on additional matters to be reported. Auditor of government company shall submit audit report to CAG. भाई गवर्नमेंट कंपनी तो मैंने बोला जहां जहां गवर्नमेंट कंपनी वहां वहां CAG, तो CAG में जाके बताएंगे। ओके, उसके बाद एडिशनल मैटर्स, अगर मोदी जी को लगता है नहीं आप इस एडिशनल मैटर्स में भी हमको चीजें बताओ, तो ऑडिटर को वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑडिटर। Auditor shall have same power as civil court under CPC in respect of, देखो अगर किसी की अटेंडेंस, मतलब किसी से इंक्वायरी करनी है तो उसको लेके आने पे मजबूर करना, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना। ऑडिटर कंप्लाई करेगा AS से, नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को इन कंसल्टेशन विथ नफरा कि भाई कारो अप्लाई हो रहा है किसी स्पेसिफाइड कंपनी में, तो जो रिपोर्ट एडिशनली करनी है इंटरनल कंट्रोल पे, फिक्स एसेट की, लोन की, स्टेचुटरी ड्यूज की, फ्रॉड्स की, तो वो भी रिपोर्ट वो करेगा। अब उसके बाद रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड स्पेशल नोटिस। देखो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, आपने किसी को अपॉइंट करा, आपको पता चला यार ये तो बहुत बकवास आदमी है, बोला यार इसको तो अभी तो इसके 5 साल खत्म हुए नहीं है, अभी तो मैंने क्या बोला, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। अब इसी ओ कैमरा बंद हो गया। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑडिटर, हमने बोला यार हम जो है उसको पहले ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इफ कंपनी वांट्स टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर हिज 5 year टर्म देन कंपनी पास करेगी स्पेशल रेजोल्यूशन, बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ CG ADT2 के अकॉर्डिंग, और रीजंस भी देगा, और ऑडिटर को जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलेगी। अब यहाँ पर भी लॉजिक है, 5 साल तक यार कंपनी को लग रहा है बेकार आदमी को अपॉइंट कर दिया, तो क्या अब टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM तक क्या वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या उसको हटा ही नहीं सकते, क्या हटा सकते हैं? ये तो क्लियर है कि हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के लिए अभी किसी ऑडिटर को हटाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े काम के लिए कुछ स्पेशल चीज करनी पड़ेगी, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन उसके भी पहले देखो आपको मोदी जी से पूछना पड़ेगा, मोदी जी को बताना पड़ेगा कि आप क्यों इसको हटा रहे हो। अगेन ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के काले छट्टे खोलता है, चेक करता है कि कंपनी सही कर रही है कि गलत।
हो सकता है कंपनी को पता चल रहा है कि यार ये तो हमारे सारे काले चिट्ठे खोल रहा है, इसको निकाल दो बाहर, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे तो हर कंपनी ऐसा करने लगेगी, घोटाला करेगी, ऑडिटर को निकाल देगी कि कोई बता ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी को बताना पड़ेगा कि हम इसको निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं वो भी बताओ। फिर मोदी जी को लगेगा हाँ ये जेन्युइन है, सही बोल रहे हैं, तो वो बोलेंगे हाँ इसको निकालो। पर मेंबर जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो मेंबर्स के सामने ऑडिटर को बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ऑडिटर ने बोला, पहले कंपनी को लगा बेकार ऑडिटर आ गया, अब ऑडिटर को लग रहा है कि बेकार कंपनी में आ गया, तो क्या करेंगे? इफ ऑडिटर रिजाइन ही शैल फाइल ADT 3 विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन डाल के ADT 3 में जाके बता दो 30 दिन के अंदर अंदर ROC को। इन केस ऑफ कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमिटी, AC इज व्हाट? ऑडिट कमिटी। ऑडिटर शैल ऑल्सो फाइल विद द कमिटी, कमिटी को भी बताना पड़ेगा। ऑडिटर शेल क्लियरली स्टेट, वो स्टेट करेगा कि क्यों छोड़ रहा है और अदर रिलेवेंट फैक्ट जो कि शेयर होल्डर के अटेंशन में आनी चाहिए। अब बताओ, यहां भी लॉजिक है। ऑडिटर, अब कंपनी को पता चला कि यार हम जो है, अगर इसको, हम तो घोटाला कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसको निकाल दिया तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा, उनको रीजन क्या बताएंगे? अगर उनको सच पता चल गया तो कि हम घोटाला कर रहे हैं इसलिए इसको निकाल रहे हैं क्योंकि सच पता लेगा, तो उन्होंने ऑडिटर को ही धमकी दे दी कि तू खुद से निकल। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी क्या बोला कि आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा कि आप क्यों छोड़ रहे हो, प्लस आपको ये भी फैक्ट भी लिखना पड़ेगा जो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए। अगर नहीं करा तो 50,000 से 5 लाख तक का फाइन लगेगा। स्पेशल नोटिस अपॉइंटमेंट अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। इफ अ पर्सन वांट्स टू अपॉइंट समवन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर or want to explicitly remove the retiring auditor at AGM, then special notice under section 115 shall be given at least 14 days before the meeting. Company shall send a copy of the notice to the retiring auditor. Retiring auditor has a right to make representation again. और जनरल मीटिंग में जो है AGM में उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सर्कुलेट होगा। If special notice is given for his removal, the auditor shall have the right to be heard एट द मीटिंग। अगेन बहुत ही लॉजिकल चीज। अब मैं कंपनी की, मैं भी मेंबर हूँ, 10 और मेंबर हैं, मैंने बोला यार ये रिटायरिंग ऑडिटर जो है इसको फिर से रीअपॉइंट नहीं करना है, इसको निकालना किसी और को करना है। तो सबसे पहले तो AGM होने के 14 दिन के पहले नोटिस हो, कंपनी के पास नोटिस आया, कंपनी वो नोटिस ऑडिटर को देगी। उसके बाद ऑडिटर जो है अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने हिस्से में उसको क्या बोलना है वो बताएगा और उसको सर्कुलेट कराएगा मीटिंग में। उसके बाद ऑडिटर को राइट और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। ठीक है। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज है जो ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता? एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शेल नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग सर्विसेज। कौन सी? अच्छा, किस किस को? कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी। ठीक है। अप्लाइज वेदर सर्विसेज इज रेंडर्ड पर्सनली और थ्रू हिज रिलेटिव और फर्म और नेटवर्क। मतलब के अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज दी गई हैं जो ऑडिटर जो है कंपनी को, उसकी होल्डिंग को और उसकी सब्सिडरी को प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? अपने रिलेटिव को बोल के कि भाई तू कर ले, पैसे मुझे दे देना, या फिर अपनी फर्म को बोल के जिसमें पार्टनर कि भाई तुम कर लो, पैसे मुझे दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। कौन कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं? याद करने वाली चीज है, यहाँ पे मेमोरी ट्रिप दी हुई है मैंने। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज बहुत ही लॉजिकल सी चीज है। मतलब कि भाई साहब मैं ही ऑडिटर हूं, मैंने ही कंपनी का P&L बना लिया, मैंने ही बैलेंस शीट बना ली और मैं ही ऑडिटर बन के इस पे साइन कर रही हूँ, कह रहे ये तो सही है। ऐसा हो सकता है क्या? प्रिपेयरर कैन नॉट बी अ चेकर, सीधी बात है। तो आप खुद ही बना के खुद के ही चीज को कैसे चेक कर सकते हो कि ये सही है? इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है। डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, वो खुद ही डिजाइन करेगा सिस्टम, कभी उसकी बुराई करेगा क्या कि इसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं करेगा। एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज और अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज। बेसिकली वो सारी सर्विसेज जो कि बेसिकली वो सारी सर्विसेज जो कि एक ऑडिट को करने में सब काम आता है। फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, एक्चुरियल सर्विसेज कोई वैल्यू निकालने के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सब आप जो है प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। यू कैन नॉट प्रोवाइड दिस सर्विसेज। ऑडिटर ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता।
अब इनडायरेक्टली प्रोवाइडिंग सर्विसेज का मतलब क्या है? द ऑडिटर शेल बी डीम्ड टू बी रेंडर सर्विसेज इनडायरेक्टली if they are provided by his relative or partner, by any other entity in which the auditor has significant influence, or by network or firm of same kind. अगेन मैंने क्या बोला कि भाई जो ऑडिटर है, तुम जो ऑडिटर हो, मैंने इसको बोला यार तो बुक कीपिंग की सर्विस नहीं दे सकता, एक्चुरियल की सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं बता सकता, बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता। इसने बोला ठीक है, इसने अपने रिलेटिव को बोल दिया कि तुम दे दो, नहीं ये भी नहीं दे सकता, नहीं तो हम बोलेंगे इनडायरेक्टली तुम ही दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद कोई अदर ऐसी एंटिटी जिसमें इसका सिग्निफिकेंट, ये जो ऑडिटर है ना, ये यहाँ पे मेंबर एक एंटिटी में और इसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब समझो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इतने डायरेक्टर हैं, कितने 5, तो जिसमें से 3 जो हैं वो इसी के हैं, तो इसने इनको बोल के इस कंपनी में रेजोल्यूशन पास करवा के जो है इस कंपनी का काम ले लिया। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। और किसी और फर्म में भी है ये, जहां पे इसने मेंबर्स को बोल दिया तुम काम ले लो, नहीं। अगर इसने ऐसा कुछ करा तो ऐसा माना जाएगा कि ये इनडायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। अब board may approve non-prohibited services. Auditor can provide services other than prohibited list, but only approved by board or audit committee. अगर बोर्ड है तो बोर्ड, ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी। ऑडिटर को अगर कोई और सर्विसेज इनके अलावा प्रोवाइड करनी है तो वो प्रोवाइड कर सकता है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन कौन सी थी? देखो, वो सारी चीजें जो एक ऑडिट करने में काम आती है, ठीक है। जो जो चीज ऑडिट करने में काम आती है, अगर उसमें ऑडिटर इन्वॉल्व हुआ तो वो अपनी गलती नहीं में निकालेगा। एक्चुरियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज दे दी, आउटसोर्स करवा दिया कहीं और से सर्विसेज, ठीक है। आउटसोर्स करके दे रहा है कि यार तुम्हारी अकाउंटिंग मैं ही कर लेता हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, नहीं कर सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिट मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बोल रहा है मैं कर लेता हूँ, तो वो भी नहीं कर सकता। ये सारी सर्विसेज, कोई अदर सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, ये नहीं कर सकते। उसके बाद साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए कौन साइन करेगा? हु शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट? सीधी सी बात है, द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139। अरे यार इतनी देर से जब हमने बोला कि ऑडिटर ऑडिटर, इतनी देर से हमने बोला कि भाई 139 में ऑडिटर को अपॉइंट करो, ऑडिटर को अपॉइंट करो। तो जो ऑडिटर अपॉइंट करा 139 में, वो ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा और कोई अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें ऑडिटर के साइन लगते हैं। मतलब ऑडिट रिपोर्ट और बाकी सर्टिफिकेट्स पे भी जो है ऑडिटर जो है साइन करेगा। उसके बाद इफ ऑडिटर इज कंडक्टेड बाय फर्म। अच्छा, अगर फर्म ने ऑडिट को कंडक्ट करा तो क्या सब लड़के मरेंगे क्या? ये सब ये बोलेंगे क्या? अब ये इतने सारे लोग हैं, मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा, मैं साइन करूंगा, ऑडिटर की फर्म है, नहीं। जो सीए है सिर्फ वही साइन करेगा, जो सीए नहीं है वो साइन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? अगर ऑडिट कंडक्ट करती है फर्म तो ऑडिटर रिपोर्ट शेल बी साइन बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ द फर्म। पार्टनर मस्ट बी सीए इन प्रैक्टिस। साइनिंग शेल बी डन बाय, अरे हाथ से कर ले या डिजिटली कर ले, सेम है, ये तो सबको पता है। ऑडिटर शेल स्टेट इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या? उसका मेंबरशिप नंबर, उसका एसोसिएट स्टेटस और FRN फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। देखो, ऑडिटर को हर जनरल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए पर्सनली। क्यों? क्योंकि भाई ऑडिटर तेरे को इसलिए अपॉइंट करा है ताकि तू मेंबर्स को ट्रू और फेयर व्यू बता सके कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घोटाला है, देखो इन्होंने सब सही कर रखा है, देखो ये AS फॉलो नहीं कर रहा है, ये सब बताने के लिए आपको अपॉइंट कर रखा है। जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स होते हैं तो आपको पर्सनली वहां पे होना चाहिए। अगर पर्सनली नहीं आ सकते तो आपके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो। लेकिन जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, देखो ऑडिटर कौन बन सकता है? CA। तो इसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कौन होना चाहिए? CA, क्योंकि उसको वो नॉलेज होगी ऑडिट की, ठीक है। वो भी क्वालिफाइड ऑडिटर होना चाहिए, मतलब कि CA होना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस की बात है। मैं एक CA का काम कर रही हूँ और कोई काम जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेरी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी CA है,
तो वही मुझे सीए का काम बता सकते हैं ना कि अच्छा ये यहाँ पे ना इस केस में ऐसा हो रहा है, अच्छा इनकम टैक्स में ना ये दिक्कत आ रही है इस बार, तो मुझे मेरी दोस्त ही बता सकती है। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी सीए होना चाहिए। वाइल अटेंडिंग द जनरल मीटिंग ऑडिटर को जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बोलने की। ऐसा नहीं कि ऑडिटर को बुला लिया, बोर्ड ने बोल दिया कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, बोलोगे तो जबान काट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। While attending the general meeting, the auditor shall have the right to be heard on the matters which concern him as the auditor of the firm। जो उसको लगता है कि भाई ये मैटर्स जो है ये तो बताना चाहिए, जरूरी है, तो उसको बताने दिया जाएगा। इट अप्लाइज टू ऑल जनरल मीटिंग, सारे जनरल मीटिंग पे अप्लाई होता है ये, एजीएम पे, ईजीएम पे, एनी मीटिंग ऑफ द मेंबर वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट मैटर्स आर डिस्कस। सीधी बात है ना। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समझो कोई केस स्टडी का क्वेश्चन है, लास्ट में बोल दिया कि एक बोर्ड मेंबर बोल रहा है कि ऑडिटर जो है ईजीएम में क्यों आएगा, ये तो एजीएम में आएगा, जनरल मीटिंग में आएगा। अच्छा ये जो है देखो, ऑडिटर एजीएम में भी आएगा, ईजीएम में भी आएगा, और कोई भी ऐसी मीटिंग जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट मैटर्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर इसी पे तो काम कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके ऑडिट के लिए तो बता रहा है मैटर। ठीक है, अब पनिशमेंट फॉर कन्वेंशन सेक्शन 147 क्या बोलता है, अगर सेक्शन 139 से 146 में कुछ भी गड़बड़ हुई तो कंपनी को क्या लगेगा, 25,000 से 5 लाख तक का फाइन। ऑफिसर इन डिफॉल्ट बली के बकरे को क्या लगेगा, 10,000 से 1 लाख तक का फाइन, या फिर 1 साल की जेल, या फिर बोथ। जेल तो सिर्फ इसी को हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को उठा के तो जेल में डाल नहीं सकते। अब नोइंगली कॉन्ट्रावेंट, अगर जानबूझ करके ऑडिटर ने कुछ भी गड़बड़ करी तो अब ऑडिटर को लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का फाइन, या फिर जो फीस उसने रिसीव करी उसका 4 गुना, विच एवर इज लोअर, और प्लस 1 साल की जेल। अगर ऑडिटर इंटेंड टू डिसीव था किसी शेयर होल्डर्स को या फिर कंपनी को, इंटेंड टू डिसीव था, तो हायर पेनल्टी लगेगी और सेक्शन 447 में फ्रॉड में लाइबल हो जाएगा। अगर ऑडिट फर्म है तो जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, मैंने क्या बोला पहले ही मैंने आपको बताया था, साइन कौन करता है, जो साइन करेगा वो फंसेगा। ये ऑडिट की फर्म थी, ये लड़ने बैठे मैं करूंगा मैं करूंगा, फिर आया ये मैं सीए हूँ सबसे बड़ा मैं करूंगा, तो बाद में अगर कुछ लफड़ा हुआ भी तो यही फंसेगा। मतलब के पार्टनर हु साइन और बियर्स, पार्टनर हु साइन द रिपोर्ट विल बियर द लायबिलिटी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहाँ पर आपको ये सेक्शंस भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 80% चांसेस हैं कि आपको यहीं से एग्जाम में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। तो आप इन चीजों को ढंग से कर लें। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम ये भी करें और ये भी कर लें क्या, मोस्टली जो यहाँ पर है वो यहाँ पे होता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अगर यहाँ कर लिया तो यहाँ तो ऑलरेडी कवर हो गया, करना तो आपको सारा ही है, सारा करना है। अच्छा इसके बाद हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ टाइम में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, कैसे अटेंड करना है लॉ का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो अभी हम उस सेशन के साथ भी आएंगे। तो अभी तो आप जो है इन मैटर्स को, इन टॉपिक्स को, चैप्टर 10 को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 10 पेजेस में कंप्लीट, और 10 पेज जैसे ही दिमाग के अंदर 6 पेज आपके 6 मार्क्स जो है आपकी मार्कशीट में आ जाएंगे। तो आप जो है ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तब तक के लिए हम जाते हैं और हम मिलेंगे आपसे अगले लॉ के एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम रिवीजन करेंगे अपने अगले चैप्टर का, दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। हरे कृष्ण।